हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 10th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 18 दिसंबर को आपका इंग्लिश का जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी हमने आपको एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझा दिया, पूरा का पूरा पेपर। लेकिन आपकी डिमांड ये थी कि सर जी 2025 और 26 के लिए एक लेटेस्ट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है आप हमें ये करवा दीजिए सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों बिना देरी करते हुए। अगर पेपर का पैटर्न समझना है तो यहाँ पे देख लो। पेपर बेसिकली आपका जो है ना 3 सेक्शन में डिवाइड होगा और 11 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का। सेक्शन बी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होंगे, एक रहेगा आपका ग्रामेटिकल पार्ट का और 2 क्वेश्चन होंगे आपके राइटिंग के 20 मार्क्स के। बाकी के आपके जो क्वेश्चन बचे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे आपके लिटरेचर 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए और बी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सेक्शन सी के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दूंगा आधे घंटे की, पार्ट 2 की, आप उसमें देख लेना सेक्शन नंबर सी को। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, आपके लिए ये सैंपल पेपर काफ़ी लेटेस्ट है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपकी कल के पेपर में काफ़ी हेल्प भी करेगा। तो बिल्कुल एंड तक इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है यहाँ पे हो जाएगी। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो सेक्शन आता है वो सेक्शन ए रहेगा, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, है ना। तो इसमें जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आपको ये जो पैराग्राफ दिया है इसे पढ़ना है और फिर इससे संबंधित आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में टाइमिंग कम है, दैट्स वाई हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, हम सेक्शन ए पूरा स्किप करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हमें इसमें लग जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करने बैठेंगे और फिर सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, वो स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर बी से, राइटिंग स्किल और ग्रामर से। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली राइटिंग स्किल और ग्रामेटिकल पार्ट आपका 20 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें ग्रामर आपकी 10 नंबर की रहेगी। तो हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ग्रामर के बाद में आपका जो राइटिंग वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट जिसके अंदर आपको लेटर राइटिंग कैसे करनी होती है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आपको कैसे करनी होती है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं इस सेशन में बताऊंगा। तो बिल्कुल एंड तक देखना, आधा घंटा लगेगा, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं तीसरे क्वेश्चन के यहाँ पे पार्ट 1 की। तो देखो क्या है, यहाँ पर हमें फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, ओपनिंग लाइन होगी यहाँ पे फॉर्मल लेटर की, उससे आपको करेक्ट फुल फॉर्म भरनी होगी, यानी कि जो ब्लैंक है इसको भरना होगा। क्या लाइन है, डियर मिस्टर पटेल, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें आपको ये सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपकमिंग जो आगामी परियोजना है इसके लिए आपके प्रस्ताव को निदेशक मंडल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको मैं देखो सीधा सीधा आंसर दिखाता हूं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आंसर होगा हैज बीन इंडोर्स्ड। ठीक है, हैज बीन इंडोर्स्ड यानी कि समर्थन किया गया, आपके जो भी आपने प्रपोजल दिया था ना उसको समर्थन किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिया द गिवन सेंटेंस फ्रॉम रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द मार्केटिंग रिपोर्ट। रिया वाला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मार्केटिंग रिपोर्ट के बारे में है कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। तो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टीयरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। कंपनी के लोग मेंबर्स बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे देखो कंपनी के मेंबर्स की बात की जा रही है तो स्ट्राइव्स की जगह, ठीक है, स्ट्राइव आ जाएगा। ओनली
एस हटेगा इसमें से, बस बाकी हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कॉलेज कलीग दीपक। ठीक है, दीपक से पूछा, क्या पूछा, हैव यू फाइनलाइज्ड, क्या तुमने फाइनलाइज कर लिया है क्या, द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, जो मैगजीन के लिए कंटेंट तुम्हें कल देना है उसको तुमने अंतिम प्रारूप अंतिम तरीके से तैयार कर लिया है, रिपोर्ट करो इस क्वेश्चन को। तो रिपोर्ट कैसे करेंगे बच्चों, देखो हम इस, अरे रुक जा भैया, इतनी जल्दी कहाँ की है, देखो इस तरीके से लिखेंगे, रिया आस्क्ड हर कलीग, ठीक है, इफ ही हैड फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द फॉलोइंग या फिर नेक्स्ट डे। ठीक है, दैट मीन्स रिया ने अपने सहकर्मी से पूछा क्या उसने अगले दिन जमा किए जाने वाले पत्रिका के कंटेंट को अंतिम प्रारूप दे दिया है या नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये होगा। आ जाओ चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि फिल इन दी ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो बच्चों ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मामले में आपको एक सही ऑप्शन चुनना है, क्या, अटेंशन ऑल परफेक्ट्स, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड, दैट दिस शुड बी communicated to all students of class 10th and 12th, 9th and 10th बेसिकली। तो यहाँ पे एक ब्लैंक है, ओके, इस ब्लैंक में हमारा क्या आएगा, ठीक है, ब्लैंक में क्या आएगा ये, ठीक है, क्या आएगा ब्लैंक के अंदर, देखो आंसर आपको मैं दिखाता हूँ सीधा का सीधा, ब्लैंक में आएगा दिस, ठीक है, ब्लैंक के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, दिस आएगा, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ना दिस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया है कि रीड सनास रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। आपको सना का रिप्लाई पढ़ना है उसके टीम लीडर टू हर टीम लीडर, ठीक है, किसके लिए, प्रिपरेशन फॉर एन इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए रिप्लाई को पढ़ना है। क्या रिप्लाई है, रिप्लाई है आई एम सॉरी, आई फॉरगेट मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैं भूल गई, आई विल हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर यू वेरी सून टुडे। दैट मीन्स मैं आज बहुत ही जल्द आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दूंगी। रिपोर्ट सनास रिप्लाई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है सना के रिप्लाई को, सना अपोलोजाइज्ड, ठीक है, सना अपोलोजाइज्ड फॉर हैविंग फॉरगेटन एंड सैड, ठीक है, सना जो है वो सना कहती है, सना ने भूल जाने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, तो और क्या कहा, और ये कहा दैट शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर वेरी सून दैट डे, ठीक है, कि वह उस दिन बहुत ही जल्द उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर देगी। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आप सारे बच्चे ना मुझे बताना कि आपकी तरफ से क्या आंसर हो सकता है, कि आपको करेक्ट एरर देखना है और सही यहाँ पे बताना है। जैसे कि रिपोर्ट करना है नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, आसपास के इलाकों की जितनी भी दुकानें होती हैं वो पब्लिक हॉलीडे को बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, दुकानें जो होती हैं सभी की सभी सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद थी, तो बंद थी, लगभग सभी दुकानें सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद थी। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, देखो ऑप्शन होगा यहाँ पे मोस्ट, ठीक है, जब बात की जा रही है यहाँ पे बेसिकली नियरली, तो नियरली जब भी लगेगा तो बहुत सारी, बट कंप्लीटली नहीं, तो मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, एवरी, ठीक है, मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 है बच्चों, कि कंप्लीट दी गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। ठीक है, दैट मीन्स कि हम सबके लिए अच्छी खबर है, हमारी स्कूल की रोबोटिक्स टीम ने सफलतापूर्वक सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो यहाँ पे ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, सक्सेसफुली क्या
जल्दी से, सिक्योरिंग, सिक्योर्ड, विल सिक्योर, हैड सिक्योर्ड। तो क्या आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों? आंसर इज दैट, इतनी जल्दी नहीं, बी हो जाएगा आपका सिक्योर्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। क्या? दैट नीड नॉट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गया। क्या? पापा की जैकेट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत छोटी है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या एरर है? एरर बेसिकली क्या है बच्चों? अगर हम एरर की बात करें तो एरर देखो बच्चों है नीड नॉट। अब नीड नॉट की जगह क्या सकते हैं? कैन नॉट, यानी कि कांट, नीडेंट एंड कांट। तो नीडेंट यहाँ पे रॉन्ग है हमारा, कांट यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस। तो टीचर कहते हैं डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, सबको नया असाइनमेंट समझ में आ गया? स्टूडेंट कहते हैं यस वी ऑल गॉट इट, थैंक यू। अब द टीचर आस्क्ड if everyone had understand the new assignment, to which the students dash expressing their gratitude। तो स्टूडेंट्स के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, तो स्टूडेंट के बाद में आना चाहिए रिस्पॉन्डेड और रिप्लाइड अफर्मेटिवली। तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्डेड कर देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, select the correct option to complete the given sentence from a handbook for managers. The manager dash consider the proposal before making a decision। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमसे क्या कहता है कि प्रबंधक डैश निर्णय लेने से पहले प्रस्ताव पर विचार करें। ठीक है, तो क्या इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा? ये जो मैनेजर है वो किसी भी प्रपोजल को या फिर यूं कहें कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इस पर विचार करें, या करना चाहिए, कर सकते हैं, क्या होगा इसमें से? विल, शुड, माइट या कैन? जल्दी से सोचो क्या हो सकता है। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, शुड। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि मैनेजर को, द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, प्रपोजल पे विचार करना चाहिए डिसीजन क्या बोलते हैं, करने से पहले। 11वां क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्या है? द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डैश एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों आपको यहाँ पे कि दोस्तों का एक समूह वे अपने आगामी रोमांच की संभावना से उत्साहित हैं। तो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब इसके बाद में क्या आएगा? बेसिकली ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो अब यहाँ पे हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? फटाफट से सोचो। बिल्कुल सही, दैट इज, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रेंड्स इज। ठीक है ना, सी वाला हो जाएगा। और सबसे आखिर में आता है हमारा 12th क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन अबाउट सोशल मीडिया बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। टीचर कहते हैं हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। जागृत कहता है आई बिलीव it distorts our perception of reality by only showing the highlight reels of people's lives। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो टीचर क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करती है? तो जगृत कहता है मेरा मानना है सर कि ये लोगों के जीवन के केवल बेहतरीन पलों को दिखाकर वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा को छोटा कर देती है, विकृत कर देती है ना। तो यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया निकलेगी इसकी, ये अब हमें बतानी है। तो राइटिंग करो, अरे राइटिंग नहीं, रिपोर्ट करना है इसको। क्या? द स्टूडेंट रिमार्क्ड डैश बाय ओनली शोइंग द हाईलाइट्स रील्स ऑफ पीपल्स लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस वर्ड को भरेंगे? तो 12th में देखो दैट इज दैट ही बिलीव्ड सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पिछले 12 से 15 मिनट, ठीक है 14-15 मिनट के अंदर हमने अपना जो राइटिंग वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है राइटिंग का जो, राइटिंग नहीं सर, ग्रामर, राइटिंग तो अभी आएगी
देखो, ग्रामेटिकल पार्ट जो है ये हमने पूरा कर लिया था। अब जो हम देखेंगे बच्चों वो रहेगा हमारा राइटिंग का पार्ट। ठीक है, अब हमारा राइटिंग का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके राइटिंग वाले पार्ट को पढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं। जैसे कि फोर्थ का ए दे रखा है, जुआ निर्मल पिल्लाई, अ कंसर्न सिटीजन फ्रॉम एलुवा कोची। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आप निर्मल पिल्लई हैं। ठीक है, आपका नाम निर्मल पिल्लई है और जो अलुवा कोची के एक जागरूक नागरिक हैं। कंपोज अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द प्रोजेक्ट हेड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल एट इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका न्यू दिल्ली, हाईलाइट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट पॉल्यूशन। नई दिल्ली स्थित जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाटिका है इसके ई कचरा प्रबंधन के प्रकोष्ठ के परियोजना प्रमुख को आपको 120 शब्दों में पत्र लिखना है जिसमें ई कचरा जो प्रदूषण होता है इसके प्रभावों को उजागर करना है। सजेस्ट मेथड फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। आपको ये भी बताना है कि सामुदायिक भागीदारी सरकारी पहल के माध्यम से कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक है, और देखो आप जो है ना अपने इस आंसर के अंदर मतलब जो भी आप आंसर लिखोगे ना लेटर का उसमें इसको जरूर आपको ऐड करना है कि इसका मतलब क्या है कि discredited electronic devices such as smartphones, computers, and televisions, which are no larger in use or have reached the end of their life cycle. स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें अब उपयोग नहीं रखा जाता, जिनका जीवन चक्र समाप्त हो चुका है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आओ बच्चों मेंशन करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। देखो, तो रिस्पॉन्स आउटलाइन कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमने लिखा हाउस नंबर। देखो हाउस नंबर छोड़ो, सबसे पहले हमने लिखा अपना एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा अपना सेंडर एड्रेस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले सेंडर एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाउस लिख दिया 34 जेम्स हाउस अलुवा कोची, और यहाँ पे हमने डेट लिख दी। जैसे मान लीजिए आज डेट है 15 दिसंबर 2025, 17 दिसंबर 2025, तो जो भी डेट आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं और मेक श्योर आप करंट डेट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हमने लिखा बच्चों रिसीवर एड्रेस। ठीक है, क्या रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसे मिलेगा, जिसे आप भेज रहे हो, किसे लिख रहे हो, तो किसे लिख रहे हैं दी प्रोजेक्ट हेड ई वेस्ट मैनेजमेंट सेल इलेक्ट्रॉनिक वाटिका न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है अर्जेंट एक्शन नीडेड टू एड्रेस ई वेस्ट पॉल्यूशन एंड मैनेजमेंट। अब मान लेते हैं मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, हमारा सब्जेक्ट क्या है कि ई कचरा प्रदूषण और प्रबंधन से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता। ठीक है, मानते हैं कि वो एक मैडम साहिबा है तो हमने लिख दिया मैडम। अब जो आपका लेटर है ना उसे आप 3 भाग में बांट दो। सबसे पहले में आप बता दो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, दूसरे भाग में आपकी प्रॉब्लम की सारी जो उससे होने वाली समस्या है वो बता दो, तीसरे वाले में आप सजेशंस और अपना जो रिक्वेस्ट है वो कर सकते हो। ठीक है ना, तो आओ समझो यहाँ पे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन द अलार्मिंग राइज इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन इन आवर कंट्री। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से होने वाले प्रदूषण की खतरनाक वृद्धि की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एज ए कंसर्न सिटीजन, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, आई बिलीव इमीडिएट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, मेरा मानना है एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको तत्काल हस्तक्षेप करना आवश्यक है। अब यहां पे आता है आपका सेकंड वाला, इसमें पूरी प्रॉब्लम को आप ढंग से समझा दो। जैसे कि द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल आर सीवर। ठीक है, सीवियर, दैट मीन्स ई कचरे के अनुचित निपटान से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे द लीचिंग ऑफ हैजार्ड्स मटेरियल्स इनटू आवर सॉइल एंड ग्राउंड वाटर पोजेस अ डायरेक्ट थ्रेट टू एग्रीकल्चर। ठीक है, दैट मीन्स कि सिंपल सी बात है, मिट्टी और भूजल में खतरनाक पदार्थों का जो रिसाव हो रहा है इससे कृषि पर सीधा खतरा आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से न केवल जो हमारी जो केबल्स हैं, जो प्लास्टिक हैं, ये खराब हो रही हैं, ये खराब होने के साथ साथ हेल्थ को रिस्क में डाल रही हैं ह्यूमंस की, है ना। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक जो फ्यूम्स हैं वो इससे उत्पन्न हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसके अलावा
टू एड्रेस दिस, इस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, वी मस्ट अडॉप्ट टू प्रोग्रेंट अप्रोच ऑन अ कम्युनिटी लेवल, ठीक है। इस समस्या से जूझने के लिए, इसको समाधान करने के लिए हमें दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। जैसे कि ऑन अ कम्युनिटी लेवल, यानी कि एक सामुदायिक स्तर पर, ऑर्गेनाइजिंग ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स एंड रिसाइकल इवेंट्स कैन प्रिवेंट इलीगल डंपिंग, ठीक है। अगर हम सामुदायिक तौर पे बात करें तो ई कचरा संग्रहण अभियान और पुनर्चक्रण कार्यक्रम आयोजित करने से अवैध रूप से जो कचरा लोग फैला देते हैं ना इधर उधर, उससे रोका जा सकता है। रेजिडेंट्स मस्ट बी इनकरेज टू सीग्रेट ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रेगुलर ट्रैश, ठीक है। निवासियों को पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को सामान्य कचरे से अलग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, जैसे कि सिमुलेटनेसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज क्रूशियल, साथ ही सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत आवश्यक है। आई सजेस्ट इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड इन्फोर्सिंग पेनल्टीज फॉर इलीगल डंपिंग, सरकारी हस्तक्षेप भी आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि ई कचरा प्रबंधन के लिए सख्त नीतियां लागू की जाएं, अवैध रूप से कचरा जो फेंकते हैं उन पर पेनल्टीज लगाई जाए। एस्टेब्लिशिंग एक्सेसिबल ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज विल ऑल्सो इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल, ठीक है। शहरों में, गांव में, दोनों तरफ ही ई कचरा संग्रहण का सही से निपटान करने के लिए सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। आई होप you will consider these suggestions and take prompt action. Yours sincerely, आपका नाम, कंसर्न रेजिडेंट, ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सबसे नीचे। तो इस प्रकार से आपका ये एक लेटर यहाँ पे हो गया। अब बात आती है हमारे दूसरे लेटर की, ठीक है। और दूसरा लेटर कैसे है बच्चों, ये रहा, देखो यहाँ पे इस तरीके से कि युवा छवि और पाठक, ठीक है, युवा छवि और पाठक ऑफ रांची बिहार, ठीक है। आपका नाम छवि या पाठक है, आप रांची बिहार के रहने वाले। राइट लेटर 120 वर्ड्स एड्रेसिंग द सेक्रेटरी ऑफ सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी, डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request the delegation of prisoner for regular pruning, ठीक है, pruning basically, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आप बिहार के रांची के छवि और पाठक हैं। नगर निर्माण प्राधिकरण के सचिव को संबोधित करते हुए 120 शब्दों में एक पत्र लिखना है और अपने पड़ोस में उगे पेड़ों और झाड़ियों की समस्या का विस्तारपूर्वक वर्णन करना है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिनिधि मंडल से अनुरोध भी करना है। नियमित छटाई के लिए कर्मचारी वगैरह भी चाहिए, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो एक तो लेटर मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है, और दूसरा जो लेटर है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहां से देख सकते हो, मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। और इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी बच्चों, ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको मैंने जो PYQ है उसके हिसाब से सारी के सारे पॉइंट जो हैं, आपका जो भी लेटर वगैरह था ये लिख के बताया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, एक लेटर था एडिटर के लिए, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में हमें लेटर लिखना है किसको, एडिटर साहब को। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो हमने देखो लेटर कुछ इस तरीके से लिखा है एडिटर के लिए। तो एडिटर लेटर प्रैक्टिसिंग भी आप अच्छे से कर लेना बच्चों, मैंने तो आपको करवा रखी है पिछली वीडियोस में, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब 5th वाला क्वेश्चन कहता है कि रीड द प्रोडक्ट डिटेल्स ऑन अ लेवल फॉर अ स्कूल बैग। एक स्कूल बैग पर उस प्रोडक्ट की काफ़ी डिटेल्स हैं, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब क्या क्या डिटेल्स हैं भाई, तो आओ उन डिटेल्स को हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, ठीक है, हाँ, जैसे कि इको फ्रेंडली स्कूल बैग लिखा हुआ है, इको फ्रेंडली स्कूल बैग मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स, पुनर्चक्रण की सामग्री से बनाया गया है, ठीक है। एर्गोनोमिक, दैट मीन्स एर्गोनोमिक डिजाइन विद पैडेड शोल्डर स्ट्रैप्स एंड ब्रीथेबल मैश बैक पैनल, पैडेड शोल्डर स्ट्रैप और हवादार मेश बैक पैनल के साथ में एर्गोनोमिक डिजाइन की है इस पे। स्पेशियस मैन कंपार्टमेंट विद मल्टीपल पॉकेट्स
कई जेबों और ऑर्गेनाइजर के साथ में विशाल मुख्य कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एंड ये हो गया रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स फॉर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी, और सुरक्षा के लिए परावर्तक पट्टियां दे रखी हैं। वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, अवेलेबल इन वेरियस वेरिएंट कलर एंड पैटर्न्स। अब यहाँ पे क्या है कि नाउ एनालाइज व्हाई दिस स्कूल बैग वुड बी बेनिफिशियल परचेज, ठीक है। अब ये बताओ कि स्कूल बैग ऐसा खरीदना लाभकारी क्यों है। राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ 120 वर्ड्स कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज इट्स इको फ्रेंडलीनेस, कंफर्ट फीचर्स, फंक्शनली, सेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डिजाइन ऑप्शंस, ठीक है। आपको एक यहाँ पे पैराग्राफ राइट करनी है कि भाई ये जो ऐसे बैग होते हैं इको फ्रेंडली, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, आराम संबंधी विशेषता है, कार्य क्षमता अच्छी होती है, सुरक्षा पहलू, डिजाइन के मामले में। तो अब आपको इस पर एक पैराग्राफ राइट करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग देखो बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं हमने कैसे कर रखी है। देखो कुछ इस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। सजेस्टेड रिस्पॉन्स जो हमने अपनी तरफ से अच्छे से लिखा हुआ ताकि आपको समझा सकें। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है द इको फ्रेंडली स्कूल बैग स्टैंड्स आउट एज एन एक्सीलेंट परचेज चॉइस फॉर सिविरियल रीजंस। पर्यावरण के अनुकूल ये स्कूल बैग कई कारणों से बेहतरीन एक अच्छा विकल्प है। फर्स्टली सबसे पहले तो इट्स द यूज ऑफ रिसाइकल मटेरियल्स डिमोन्स्ट्रेट्स अ कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहली बात यह है कि ये बैग बनाया गया रिसाइकल मटेरियल से जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है। मेकिंग इट एन इको कॉन्शियस ऑप्शन, जो कि इसको पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा बनाता है, पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, ठीक है। एडिशनली साथ ही साथ दी ergonomic design featuring padded shoulder straps and the breathable mesh back panel ensures maximum comfort during long school days, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली गद्देदार कत्थे की पट्टियों और हवादार जाली बैक पैनल बनाया गया है, जो हमारा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन होता है इसके माध्यम से, जो कि लॉन्ग टाइम पे हमें काफ़ी आराम देता है। द स्पेशियस मैन कंपार्टमेंट, ठीक है, द स्पेशियस मैन कंपार्टमेंट with multiple pockets and organization offers ample storage space for textbooks, notebooks and other essential, promoting organization and efficiency, ठीक है। That means ये जो बैग है इसमें कई जेब और नाइजर वाला एक विशाल मुख्य कंपार्टमेंट है जिसमें किताब, नोटबुक, अन्य चीज़ों को रख सकते हैं, जिससे व्यवस्थित और कुशल तरीके से सामान रखने में मदद मिलती है। Moreover, the inclusion of reflective strips enhances visibility and safety, especially during low light conditions. साथ ही यहाँ इसकी जो पट्टियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से बनी है, इस तरीके से सिक्योर हैं कि कम रोशनी में भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सको, है ना। वाटर रेजिस्टेंट है, फैब्रिक खराब नहीं होगा इसका जल्दी से, अगर भीग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो है ना एक पैराग्राफ एनालिटिकल लिखा है हमने, ओके। अब यहाँ पे एक और सेकंड है आपका, यहाँ पे सेकंड वाले में कि रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ प्लेग्राउंड इंटेंटेड फॉर योर रेजिडेंट एरिया। क्या है बच्चों यहाँ पे कि आपके आसपास का ना खेल का मैदान है, उसका विवरण दिया गया है। क्या विवरण है खेल के मैदान का कि अ सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर सच एज मिनिएचर फोर्ट विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्लाइड्स। एक केंद्रीय चढ़ाई संरचना जो पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है, जैसे कि एक लघु कला जिसमें कई स्तर और स्लाइड्स होते हैं, ठीक है। स्विंग्स एडोर्न विद कलरफुल इंडियन पैटर्न्स अलोंग विद मंकी बार्स एंड जिप लाइन्स, है ना। इसके अलावा अ वाटर प्ले फीचर इंस्पायर्ड बाय इंडियन फाउंटेन्स और रिवर्स, भारतीय फव्वारा नदियों से प्रेरित होकर एक जल सुविधा है, जल क्रीड़ा सुविधा जिसे कहते हैं, ठीक है। एम्पल ओपन स्पेस, काफ़ी अच्छा खुला स्थान है। ट्री शब्स एंड फ्लावर बेड्स, बहुत सारी क्यारियाँ हैं, पेड़ पौधे, ये सब है ना। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द suitability of this playground, focusing on factors such as safety, inclusivity, fun features, suitability for different age groups and overall experience, ठीक है। अब आपको एक पैराग्राफ राइट करना है इसके बारे में जिसमें आप इस पार्क की सुरक्षा, मनोरंजक विशेषताएं, अलग अलग लोगों के लिए, एज के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस पर ध्यान दें, है ना। तो आओ अब इसका देखते हैं एक बार। ये रहा, देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम 5 बी का, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हैं हम ऐसे लिखेंगे
सजेस्टेड रिस्पॉन्स इस तरीके से, दी प्रपोज्ड प्लेग्राउंड डिजाइन, ठीक है, दी प्रपोज्ड प्लेग्राउंड डिजाइन फॉर द रेजिडेंट एरिया embodies a thoughtfulness fusion of traditional Indian aesthetics and modern play elements. आवासीय क्षेत्र के आसपास ये जो खेल का मैदान का डिजाइन है काफी पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र को दर्शाता है, आधुनिक खेल के तत्वों का एक सुंदर मिश्रण है. दिस सेंट्रल क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर लाइक नेचर फोर्ट ऑफर्स मल्टी-फेस्टेड प्ले एक्सपीरियंस encouraging physical activity and imaginative exploration. ठीक है, दैट मीन्स एक छोटे क्ले की तरह दिखने वाले केंद्रीय चढ़ाई ढांचा बहुआयामी खेल अनुभव प्रदान करता है जो फिजिकली और इमेजिनरी जो खोज है उसको उत्साहित करता है. द स्विंग्स डेकोरेटेड विद विब्रेंट इंडियन पैटर्न्स coupled with monkeys bars and zip line add cultural flares as well as excitement to the playground. ठीक है, दैट मीन्स जीवांत भारतीय पैटर्न से सजे झूले हैं इसके अंदर, मंकी बार जिप लाइन के साथ में मिलकर खेल के मैदान को और आकर्षण बनाया है इसने, है ना. एडिशनल इसके अलावा द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ वाटर प्ले फीचर इंस्पायर्ड बाय इंडियन फाउंटेन्स और रिवर्स not only provides sensory stimulation but also offers a refreshing respite from the heat. ठीक है, इसके अलावा भारतीय फव्वारों नदियों से प्रेरित होकर जल क्रीड़ा की सुविधा भी की गई है. ठीक है, जो कि गर्मी से भी राहत देती है और कई सारी चीज़ों में बेसिकली ये काम आती है ना. और भी कुछ चीज़ें बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक जैसे दिस प्लेग्राउंड प्रायोरिटाइज सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, कल्चर एनरिचमेंट एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस. ठीक है, कॉन्शियसनेस इंश्योरिंग एंड इंगेजिंग एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर रेजिडेंट ऑफ ऑल एजेस. ठीक है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे हमारा होगा कि ये जो खेल का मैदान है वो सांस्कृतिक तौर पे, पर्यावरण के तौर पे, समावेशता के तौर पे हर एक उम्र के लिए काफ़ी अच्छा, समृद्ध और सुनिश्चित भी है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट होता है एंड आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब देखो एक चीज़ और. क्या सर? देखो जो आपका ये पेपर है, ठीक है, मैं आपको इसका सेक्शन नंबर डी जो है लिटरेचर वाला, ये पूरा का पूरा दिखा देता हूँ एक बार. ठीक है, पूरा का पूरा ये जो पेपर है ना ये आपको मैं दिखा देता हूँ. बाकी अगर हो सका तो आपके लिए मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं एक इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए मुझे जाना पड़ेगा. ठीक है, दैट्स वाई आई एम जस्ट कि आपको मैं क्वेश्चन और आंसर दिखा दूं एक बार, ताकि अगर मैं वापस नहीं आ पाया जल्दी से तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, सो देख लो बच्चों, 5-7 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारा दिखा दूंगा, तो आप इजीली आप देख लेना. जैसे कि सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसके अंदर हमारा छठा क्वेश्चन है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे, 1 2 3 4. अच्छा, एक एक करके इन क्वेश्चन को पढ़ लो और इनके जो आंसर्स है वो आपको मैं दिखा देता हूँ. जैसे कि छठा का ए वाला जो है, इसके आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे, चारों आंसर है ना. ये रहे आपके 4 क्वेश्चन 4 आंसर्स. फिर आपका बी वाला जो आता है ये भोली वाले आपका जो चैप्टर उससे लिया गया है, और इसके जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चारों के चारों. ओके, और इन चारों के आंसर्स आपको मैं दिखा दूं, ये रहे 4 के चारों आंसर्स. ओके, ये चारों आंसर्स हैं बच्चों, जिसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हो. ठीक है, फिर आता है आपका 7वां चैप्टर, जिसमें हमारी सबसे पहली पोएम है टाइगर इन द जू. ये 2023-24 के पेपर में पीवाईक्यू में आ रखी है बच्चों. ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे तो 3 क्वेश्चन ये हो गए, और इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करेंगे तो ये रहे आपके. ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा बच गया इसका, इसके लिए तो आप देख सकते हो. ठीक है, अब बी वाला जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इससे लिया गया है. ठीक है, और आप यहाँ पे देख लेना, ये पोइट्री का आंसर है और पोइट्री के ये क्वेश्चंस हैं आपके. 3 तो ये हो गए यहाँ पे, और इन तीनों के आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है, अच्छे से रीड आउट कर लेना. फिर यहाँ पे आपका ये 4th वाला रहेगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आंसर ये रहा. फिर आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8. अब 8 के अंदर क्या है कि हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 3-3 नंबर के 5, जिसमें से 4 के आंसर हमें करने हैं. 5 दे रखे हैं, 4 के आंसर करने हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका ये वाला है. ठीक है, इसके आंसर्स की बात करेंगे
तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। इनमें से कोई 2 लिखने हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे तो कई सारे हैं, 2 आपको लिखने हैं बस। फिर आप देखेंगे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, ओके। और सेकंड क्वेश्चन के हम आंसर की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंदर आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है पोस्ट मास्टर का। अब इसका कैरेक्टर स्केच कैसे बनाना है, तो ये रहा बच्चों, देखो, ठीक, कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द पोस्ट मास्टर बेसिकली इज, ओके। फिर चौथा देखेंगे बच्चों आप, तो चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा और 5वां क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले चौथा क्वेश्चन देख लो ये, ठीक है, इस तरीके से, और फिर आपका यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे अच्छे से याद कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th में देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन है टोटल आपके। आप इन तीनों क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हो और इन तीनों ही क्वेश्चन का एक एक करके आप आंसर देख लो। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड वाला आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, इसमें थोड़े से और पॉइंट होंगे, ये रहे। फिर आपका यहाँ पे तीसरा आ जाता है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, जिसका आंसर बेसिकली आपको यहाँ पे 4 जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10th। अब इसके अंदर बेसिकली ना हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से कोई एक करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कि जो पोयम से लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इस तरीके से आपको मैं ये वाला दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन इस साल प्री बोर्ड एग्जाम में, वैसे मतलब वो इस नहीं, पिछले साल प्री बोर्ड में आ चुका है इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2-2 चैप्टर को मिला मिला के आंसर बनाना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर बी वाला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, मेरे पास टाइम कम बचा, नहीं तो मैं आपको ये पूरा पेपर लाइव आके समझाता। लाइव भी नहीं आ पाया मैं, कोई नहीं। अभी आपका एक एसएसटी का पेपर है ना, ठीक है, अभी एक और आपका बच रहा है एसएसटी का पेपर, तो उसमें हम आपकी तैयारी और भी बढ़िया करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि तब तक मैं फ्री भी हो जाऊंगा ढंग से, सो डोंट वरी। फिर यहाँ पे आप 11वां क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, और पहले क्वेश्चन के लिए आंसर की हम बात करें, ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, ए टू जेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको अपने आंसर शीट में पुट करने हैं, ठीक है बच्चों। और फिर आता है आपका ये वाला यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे आखिर में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, जिसमें जेम्स हेरेट के जो बातें हैं उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, आंसर देखेंगे बच्चों तो ये रहा आपका आंसर पूरा का पूरा, यहाँ से इतना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो आंसर हैं वो भी आपको दिखा दिए हैं। देखो वैसे तो मैं आपके लिए सेशन को लाइव अटेंड करने वाला था, बट यहाँ पे भी स्टूडियो जो है ना इधर से उधर सेटअप हो रहा है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे लाइव अभी हो नहीं पाया। बट 1 से 2 दिन में हम इतना तो कर ही लेंगे कि आपके लिए एसएसटी का कम से कम लाइव आ जाए, ठीक है ना, कम से कम एसएसटी का तो लाइव हम आ ही जाए, इतना तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी एसएसटी की तैयारी आपकी अच्छी करवा देंगे। बाकी अभी आपका जो इंग्लिश का पेपर है कल, ठीक है, क्लास 10th का आपका इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का जो कल प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा बच्चों। आई होप आपने तैयारी अच्छी कर ली होगी, हमारी तरफ से भी तैयारी आपकी चेक करवाई ही जा रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपनी तरफ से पढ़ते रहो, एग्जाम की तैयारी करना, अच्छे से एग्जाम में करके आना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।